हम लोग मराठा पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मराठा। और कल शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग मराठों का जो है सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मराठों के सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मराठों के सैन्य प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सेना जो था वो नियमित था और अस्थायी था। सेना क्या था? नियमित था और अस्थायी सेना था। सेना जो था नियमित था और अस्थायी सेना था। इसका जो मुख्य भाग था, इसका जो सेना का मुख्य भाग था वो पैदल सेना था और वह घुड़सवार सेना था। पैदल सेना था और घुड़सवार सेना था। ये सेना का मुख्य भाग था। मराठा सेना का जो श्रेष्ठतम भाग था, मराठा सेना का जो श्रेष्ठतम भाग था वह अश्वारोही सेना था। अश्वारोही सेना था। मराठा सेना का जो मुख्य भाग था वह अश्वारोही सेना था। अश्वारोही सेना जो था, जो घुड़सवार सेना था, वो दो प्रकार का था। मराठा में घुड़सवार जो सेना था वो दो प्रकार का था। एक था बरगीर। बरगीर वैसे घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था जिनको राज्य जो था वह अस्त्र और घोड़ा देता था। बरगीर वैसे मराठा घुड़सवार सैनिक होते थे जिन्हें राज्य जो है घोड़ा और अस्त्र देते थे। वहीं सिलेदार था, और सिलेदार ऐसे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें अपना घोड़ा और अस्त्र खुद ही रखना पड़ता था। एक तरह से कह सकते हैं कि बरगीर जो थे वो राज्य के घुड़सवार सैनिक थे और सिलेदार जो थे वह स्वतंत्र सैनिक थे, स्वतंत्र घुड़सवार सैनिक थे। अगर हम देखें तो जो घुड़सवार सेना है उसको जो है मतलब विभिन्न, आप कह सकते हैं कि पोस्ट है उसमें। जैसे सबसे होता था 25 घुड़सवार, 25 घुड़सवार पर एक हवलदार होता था। एक हवलदार होता था। आपसे पूछ सकता है कि सबसे निम्नतम घुड़सवार सेना की इकाई क्या थी? तो 25 घुड़सवार। 25 घुड़सवार पर एक हवलदार। फिर 9 हवलदार पर आपको एक जुमलादार था। एक जुमलादार होता था। और 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था। और 5000 पर एक पंच हजारी होता था। मतलब घुड़सवार सेना का सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन था? पंच हजारी। और सबसे लोएस्ट पोस्ट कौन था? 25 घुड़सवार। हवलदार जो था 25 घुड़सवार पर एक हवलदार होता था, वो सबसे लोएस्ट पोस्ट होता था। और वहीं पंच हजारी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता था घुड़सवार सेना में। किला में जो है 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। किला, जो मराठा किला होते थे उसमें 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एक होता था हवलदार। हवलदार वैसे जगह रहते थे जहाँ पर पहाड़ी किला होता था या दुर्ग होता था, वहीं पर होते थे। सर-ए-नौबत जो होते थे वो संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होते थे। सर-ए-नौबत, और वो मराठा ही होते थे। मराठा ही जो होते थे। सर-ए-नौबत का प्रधान सेनापति, सर-ए-नौबत का अर्थ हुआ प्रधान सेनापति, और ये मराठा ही होते थे। और सबनीस जो थे, वैसे सबनीस जो अधिकांशतः सबनीस जो होते थे वो ब्राह्मण से चुने जाते थे, जो नागरिक और राजस्व प्रशासन आपको देखता था। तो ये आपका सैन्य प्रशासन के बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया। अब आइए भू राजस्व प्रशासन पर। अब आइए राजस्व प्रशासन पर। तो राजस्व कहाँ से आता था? तो लगान से आता था। भूमि से जो कर प्राप्त होता था उससे आता था। उसके बाद चुंगी आता था, बिक्री कर से आता था, बिक्री कर से आता था, चौथ से आता था, सरदेशमुखी से आता था, चौथ से आता था, सरदेशमुखी से आता था। ठीक। तो चौथ जो था एक प्रकार का सैनिक कर था। चौथ जो था एक प्रकार का सैनिक कर था। चौथ जो था एक प्रकार का सैनिक कर था। और ये जो था चौथ जो वसूलता था मराठे, वो पड़ोसी राज्य की सीमा से वसूलते थे। पड़ोसी राज्य की सीमा से
उसके राजस्व का 25% या 1/4 भाग वसूलते थे। बस बदले में चौथ जो है वह उससे जो है मराठा जो है अपने निकटवर्ती जो क्षेत्र थे, जो बीजापुर के या मुगल क्षेत्र थे, वहाँ जो है मतलब वहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था। सुरक्षा के बदले वो वसूला जाता था। एक तरह से चौथ रंगदारी टैक्स कह सकते हैं। वहीं सरदेशमुखी वसूलते थे। सरदेशमुखी था कि जो मराठा क्षेत्र था उसमें जितने भी देशमुखी थे उसमें शिवाजी कहते थे कि हम प्रधान देशमुख हैं, सरदेशमुख हैं, इसलिए आपको वार्षिक राजस्व का 10% भाग हमको देना पड़ेगा। तो ये था सरदेशमुखी। 1677 में 1677 में शिवाजी के कहने पर अन्नाजी दत्तो ने संपूर्ण भूमि का पैमाइश करवाया और लगान की राशि का निर्धारण किया। लगान की राशि का निर्धारण जो है 2/5 किया, अर्थात 40% जो है लगान शिवाजी किसानों से वसूलते थे। शिवाजी की जो लगान पद्धति थी वो रैयतवाड़ी थी। शिवाजी डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे। तो ये शिवाजी के बारे में जो कुछ जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया। अब शिवाजी के समय में कुछ अधिकारियों की चर्चा करते हैं, जो मराठा के प्रमुख अधिकारी थे, वो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मजूमदार के बारे में मैंने पहले भी कहा था। जो मजूमदार या अमात्य, ये आय व्यय का निरीक्षण करते थे। इनकम एंड जो खर्च है उसका निरीक्षण करते थे मजूमदार। पाटिल या पटेल ये गांव के मुखिया होते थे। ये क्या होते थे? पाटिल या पटेल गांव का मुखिया होते थे और ये न्याय प्रदान करते थे, कर का प्रदान करते थे और प्रशासन का काम देखते थे। न्याय का काम करते थे, कर का काम देखते थे, प्रशासन का काम देखते थे। और एक था कुलकर्णी जो होता था वो लेखपाल होता था कुलकर्णी, और ये पाटिल या पटेल को भूमि का लेखा जोखा करने में ये सहायता करते थे कुलकर्णी। और कुलकर्णी जो होते थे वह एक तरह से कह सकते हैं इनको सहायता करता था चौगुले जो है कुलकर्णी को सहायता करता था। जो हिसाब किताब का जो फाइल होता था, दस्तावेज होता था, उसको चौगुले कुलकर्णी के लिए सुरक्षित रखता था। ठीक, तो गांव में एक तरह से 2-3 तरह के इम्पोर्टेंट थे। आपको पटेल था या पाटिल, कुलकर्णी थे और चौगुले थे। तो ये सब अधिकारी थे। एक मराठा में एक बहुत बड़े अच्छे अधिकारी थे, बड़ा मतलब यूनिक है, 12 बलूटे। ये भी अधिकारी होते थे। 12 बलूटे जो होते थे ये शिल्पी होते थे और गांव की सारी आवश्यकताओं की ये पूरा करते थे। गांव की जितनी भी औपचारिक आवश्यकता होती थी ये शिल्पी, उसमें लोहार होते थे, बढ़ई होते थे, माली होते थे, कुम्हार होते थे। ये सब गांव में जो औपचारिक आवश्यकता गांव की थी वो 12 बलूटे पूरा करते थे। उसके बाद मामलतदार या काम्बिसदार मामलतदार या काम्बिसदार जो था ये गांव में कर का निर्धारण करते थे। मामलतदार या काम्बिसदार गांव में कर निर्धारण करते थे। लेकिन गांव में जो ये कर निर्धारण करते थे तो पटेल जो गांव का मुखिया होता था, पटेल या पाटिल के परामर्श से गांव में जो है मामलतदार या काम्बिसदार भू राजस्व या कर का निर्धारण करते थे। और ये एक तरह से उस क्षेत्र में पेशवा के प्रतिनिधि भी होते थे। मामलतदार या काम्बिसदार जिला में पेशवा के प्रतिनिधि भी होते थे। और चौथ जो वसूलते थे यही चौथ जो है काम्बिसदार या मामलतदार ही वसूलते थे। उसके बाद मामलतदार या काम्बिसदार पर निरीक्षण कौन रखता था? देशमुख जो है मामलतदार या काम्बिसदार पर निरीक्षण मतलब नजर लगाए रखता था कि काम सही कर रहे हैं कि नहीं। और देश पांडे आज का जिला अधिकारी की तरह कह सकते हैं। सभी फाइल पर इसका हस्ताक्षर होना जरूरी होता था। तो इसके अंदर जो भी क्षेत्र होते थे वहाँ पर हस्ताक्षर होना जरूरी होता था। तो ये मराठा पर जो भी आपको जो डिस्कशंस है वो समाप्त हुआ। अब हम थोड़े से विगत सालों के जो कुछ प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मराठा से जो पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल से तब आपका जो एक सीरीज जो मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का है वो अब तब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी 1-2 वीडियो और लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।